So let us start with the new chapter, acidic and basic strength. एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, ये इसके क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वाली शीट में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। दिस पोर्शन इज ओवर देयर ना, तो हम लोगों ने वो शीट बीच में वैसे ही रोक ली थी, तो अब वहां से करेंगे। उसमें भी सबसे पहले शुरू करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। What is the definition of an acid? According to Arrhenius, H plus donors in water, H plus donors in H2O are acids, right? According to Bronsted and Lowry, proton donors. ब्रॉन्स्टेड ने कोई सॉल्वेंट की कंडीशन नहीं लगाई, भाई जहां भी प्रोटॉन डोनर मिल जाएगा वो एसिड होगा। आरएनएस ने कहा था वाटर में H प्लस डोनेट करने वाला। प्रोटॉन इज नथिंग बट H प्लस इटसेल्फ। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। राइट, तो आर्हेनियस का एसिड और ब्रॉन्स्टेड का एसिड एक ही है। आर्हेनियस ने कहा H प्लस डोनर, ब्रॉन्स्टेड ने कहा प्रोटॉन डोनर, बट वो था सेम, ठीक है ना। बस आर्हेनियस ने क्या कंडीशन लगाई थी कि H2O में जो डोनेट कर देगा H प्लस, और ब्रॉन्स्टेड ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। बाद में लुइस की एक डेफिनेशन आई। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन फॉर द एसिड्स। दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर acceptors. Electron pair acceptors are acids, right? And electron pair donors are bases, of course. ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो जैसे लुइस के हिसाब से अगर देखें तो मान लो कोई अमोनिया है जिसके पास लोन पेयर है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So whenever electron rich species meets electron deficient, then rich species donates electron to the deficient one, and this way it is an electron pair acceptor, and that's why it is Lewis acid. It is Lewis acid because it accepted electron pair. And on the other hand, ammonia is Lewis base because it is electron pair donor. ये बात समझ में आ गई। हमारा कंसर्न यहाँ से रहेगा, H प्लस डोनर से रहेगा, ठीक है ना। हम जो इस चैप्टर में एसिड की बात करेंगे वो H प्लस डोनर्स आर एसिड्स, ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हमारे लिए एसिड क्या है? जो एसिड वो है जो H प्लस डोनेट करता है। जब वो H प्लस डोनेट करेगा तो बदले में एक एनायन भी बनाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालें तो ये होता है, आपने वो केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह तो पढ़ रखा है ना। ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ज्यादा मात्रा में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्रिएट करता है। तो H प्लस ज्यादा होंगे तो HA का कॉन्सेंट्रेशन कम भी हो जाएगा, तो Ka की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है ना। दो तरह के स्केल काम में लिए जाते हैं, स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। स्केल फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, दो तरह के स्केल्स यूज में लिए जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। पहला स्केल है Ka वैल्यू, Ka वैल्यू, ठीक है ना। Ka वैल्यू क्या होती है? इफ Ka वैल्यू इज मोर
then acidic strength is more. यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के वैल्यू अधिक होती है, राइट। अगर के वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर के वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा स्केल है pKa वैल्यू, राइट। एक्चुअली pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। आपको तो पता है कि pKa हमेशा नेगेटिव लॉगरिथम होता है, जैसे pH जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इफ pKa इज लेस then acidic strength will be more. अगर pKa कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये नोट करो। सर के वैल्यू अभी pKa वैल्यू दिया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं दिया रहेगा ना, इसकी जरूरत है हमें। सर आपने लिखा है सर के वैल्यू ज्यादा होगा तो एक ही फंडा है। एक काम करता हूं, पहले मैं कुछ pKa वैल्यूज लिखवा देता हूं। हमें किसी भी एसिड की pKa वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी एसिड का Ka वैल्यू याद रखने की जरूरत है, और ना ही उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। हम लॉजिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जहां लॉजिक काम नहीं आता है वहां पर Ka वैल्यूज या pKa वैल्यूज की लैब मैनुअल में, लेबोरेटरी में, किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में लैब मैनुअल में हजारों लाखों एसिड्स की Ka वैल्यूज और pKa वैल्यूज मेंशन्ड है, तो वहां से हम जाके कंसल्ट कर सकते हैं, या हम एक्सपेरिमेंट करके Ka वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब लॉजिक काम नहीं आएगा तो pKa वैल्यू से ही निकाला जाएगा। लेकिन हमारे केसेस में ज्यादातर तो pKa वैल्यू की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। हम तो लॉजिक से काम करेंगे। क्या लॉजिक है, कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करना, वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ pKa वैल्यूज आप पहले से ही लिख लें। लिख लेने से ट्रेंड पता लग जाएगा कि कौन से नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से नॉर्मली वीक होते हैं, वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन वाले, वाटर से कम स्ट्रॉन्ग कौन वाले हैं। बात समझ में? तो चलो कुछ pKa वैल्यू लिखवा देता हूं। सम pKa वैल्यूज। हमें पता है कि अगर pKa ज्यादा हुआ, अगर pKa कम हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको सीधे सीधे कुछ pKa वैल्यूज लिखवा देता हूं। ये मैंने किताबों से निकाली हैं ये वैल्यूज, ठीक है ना। जैसे HSBF6, इसका नाम है सुपर एसिड। जॉर्ज ओलाह नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सुपर एसिड कहा था। जॉर्ज ओलाह को नोबेल प्राइज मिला है इस सुपर एसिड का नाम देने के लिए नहीं, कार्बोकेटाइन पर उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो कार्बोकेटाइन पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन और स्टडीज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। उन्होंने ये इस एसिड को कहा था सुपर एसिड, और इसकी pKa वैल्यू होती है -12। pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। pKa वैल्यू 0 से कम भी हो जाती है, नेगेटिव में भी हो जाती है। नेगेटिव में वो जितना नीचे जाएगी इसका मतलब एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसी तरह से H2SO4 की pKa वैल्यू है -10, ठीक है ना। HI की pKa वैल्यू है -9। ये मैंने सोलोमन्स की बुक से ये वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है ना। HCl की pKa वैल्यू है HBr की -7, ठीक है ना। HCl की -6, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की pKa वैल्यू है -6.5। H3O प्लस की pKa वैल्यू है -1.8, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये जो मिनरल एसिड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। ऑल द मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रांग। H2SO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल एसिड ऑफ कोर्स आफ्टर सुपर एसिड। उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सारे सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड की pKa वैल्यू होती है 3.7 प्लस में।
फिर है बेंजोइक एसिड PHCOOH, इसकी pKa वैल्यू होती है 4.2। हम लोगों को गौर करने वाली बात यह है कि फॉर्मिक एसिड हालांकि एलिफेटिक एसिड है, लेकिन इसकी pKa वैल्यू बेंजोइक एसिड से कम है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन है। यानी कि हम बाद में चल के ये सीखेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो जाहिर है pKa वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन फॉर्मिक उसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना, बात समझ में आई। जैसे एसिडिक एसिड की pKa वैल्यू जो है वो 4.7 है, बात समझ में आ रही है। एसिडिक एसिड की pKa वैल्यू 4.7 है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो कमजोर होते हैं और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड उसका एक एक्सेप्शन है। फॉर्मिक एसिड बीइंग एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, अंडरस्टैंड। सो फॉर्मिक इज एन एक्सेप्शन। हम लोगों ने एक्सेप्शन वाले केस पर निशान लगा दिया है। इसके बाद जैसे ये फिनॉल एक एरोमेटिक एल्कोहल है, ठीक है ना। फिनॉल की pKa वैल्यू 10 के आसपास होती है और इतनी ही pKa वैल्यू HCN की भी होती है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये एसिड है ना, इसकी होती है। एनिलीन के ऊपर अगर एक H+ लगा दें तो ये NH3+ बन जाता है, ठीक है ना। इसकी pKa वैल्यू 10.7 होती है, यानी ये फिनॉल की अपेक्षा कमजोर है, ठीक है ना, फिनॉल से कमजोर है। इसके बाद मिथेनॉल की pKa वैल्यू होती है 15.5, राइट, और H2O की pKa वैल्यू होती है 15.7। और इथेनॉल एक प्राइमरी एल्कोहल है और प्राइमरी एल्कोहल के बराबर ही pKa वैल्यू होती है साइक्लोपेंटाडाइईन की, और ये होती है लगभग 16। ये प्राइमरी एल्कोहल की pKa वैल्यू है। सेकेंडरी अल्कोहल की pKa वैल्यू होती है 17 के आसपास, ठीक है ना, 17। और टर्शरी अल्कोहल की pKa वैल्यू जो है वो होती है 18 के आसपास, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाती है। और हम लोगों ने एक चीज और देखा कि एरोमेटिक अल्कोहल वाटर की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और एलिफेटिक अल्कोहल वाटर की अपेक्षा वीक एसिड हैं, लेकिन इसमें मिथेनॉल एक एक्सेप्शन है। क्या कहते हो? मिथेनॉल इज एन एक्सेप्शन। मिथेनॉल is an aliphatic alcohol but it is stronger acid as compared to water। बात समझ में आ रही है? हमें ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे, हमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं। और ये याद, जैसे ये तो याद रहेगा ना कि भाई ये मिनरल वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका नेगेटिव में pKa वैल्यू है, ये तो छोड़ ही दो। फिर आपको याद रखना है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है फिनॉल से। आपको याद रखना है कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है क्योंकि pKa वैल्यू कम होती है। एल्कोहलों की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होती है। मिथेनॉल एक एक्सेप्शन है, वो भी याद रख लेना, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स याद रखने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अगर हम हाइड्रोकार्बनों की बात करें तो हाइड्रोकार्बनों में ये जो sp कार्बन वाला हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। मैंने अभी आपको एक दिन सिखाया अभी तक। sp कार्बन वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और ये इस तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है 25, यानी इसकी pKa वैल्यू 25 है, ठीक है ना। अगर ये डबल बॉन्ड वाला हुआ तो इसका 33 होता है, और अगर ये एल्केन हुआ तो इसकी pKa वैल्यू 50 होती है। यानी अगर कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई कलेक्शन हो और आपसे कहा जाए वीकेस्ट एसिड इसमें से ढूंढ के निकाल दो, तो एल्केन को बता देना। एल्केन वुड बी द वीकेस्ट एसिड प्रेजेंट इन अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही है? और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो सल्फोनिक एसिड को बताना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फोनिक एसिड, और वो भी एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक वाले जो है वो एलिफेटिक की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ध्यान रहे, मैं एक बार फिर से बताऊं कि इन pKa वैल्यूज को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ट्रेंड जरूर याद रखें। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि मिनरल एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं ऑर्गेनिक की अपेक्षा। ऑर्गेनिक एसिडों में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग होते हैं फिनॉल से। कार्बोक्सिलिक एसिड में और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं सल्फोनिक एसिड, उसमें भी एरोमेटिक ज्यादा स्ट्रांग होता है एलिफेटिक से।
कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एरोमेटिक जो है वो एलिफेटिक से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बीइंग एलिफेटिक इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वाटर से ज्यादा स्ट्रांग है एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल, ठीक है ना। लेकिन क्या नाम है, जो एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से कमजोर एसिड होते हैं, एक एक्सेप्शन के साथ, कौन सा? मिथेनॉल। ये सब याद रहेगा ना आपको थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और बता, जैसे कि एक है कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 इस कंपाउंड का नाम है कार्बोनिक एसिड। इसकी pKa वैल्यू भी 6.4 होती है, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बोनिक एसिड कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक, कार्बोनिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं, देखो H2O + CO2, ठीक है ना। अगर किसी एसिड से सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है ना, याद है मैंने ये आपको ये वाला रिएक्शन करवाया था, तो किसी भी एसिड से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाई जाए और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन कहां से आता है? यहीं से आता है ना। ये रिएक्शन तभी संभव है जब ये एसिड कार्बोनिक की अपेक्षा स्ट्रांग होगा, क्योंकि सामने बनता है कार्बोनिक एसिड, वास्तव में कार्बोनिक एसिड बनता है जिसमें से CO2 निकलती है। तो रिएक्शन का एक फंडा है कि रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाती है जिधर कमजोर वाला प्रोडक्ट बनता है। तो इधर जब कार्बोनिक कमजोर हो जाएगा तो जाहिर है ये वाला एसिड स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग अभी करने वाले हैं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन में, ये बात पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कार्बोनिक से ज्यादा स्ट्रांग जितने एसिड हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट देते हैं, लेकिन कार्बोनिक से कमजोर जो एसिड होते हैं, जैसे फिनॉल, बताओ फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये कमजोर है। मैंने बताया, इसी पर नाइट्रो लगा दो, दे देगा, क्योंकि जो फिनॉल के ऊपर अगर आप 3 नाइट्रो लगा दो तो पिक्रिक एसिड बन जाता है और उसकी pKa वैल्यू है 0.75, बहुत स्ट्रांग हो गया, वो बेंजोइक से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ये फंडा है असल में एक्सपेरिमेंट का। एक बार तो जेई ने पूछ लिया है कि भाई ये जो जितने एसिड है उनमें से बाइकार्बोनेट टेस्ट देने वाले कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो वो कर लेंगे, हम लोग धीरे धीरे करेंगे ये सब चीजें। चलो जरा नोट करो इसको। हम लोगों ने कुछ pKa वैल्यूज लिख के रख लिया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ना, मान लो कल को कोई और pKa वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ लाकर लिख लेंगे, हैं। मतलब जैसे जिस पेज पे लिख रहे हो उस पे नीचे आधा पेज अगर बचा है तो छोड़ दो, हैं। चलो नए पेज से शुरू करेंगे, फिर से लॉजिक से काम करेंगे, ठीक है ना। मैं फिर से उसी पॉइंट पर आता हूं कि जो एसिड होता है ना, एसिड वो क्या होता है? H+ डोनेट करता है। H+ डोनेट करने के साथ साथ अगर हम लोगों ने ध्यान दिया हो तो एक एनायन भी बनाता है। अब जरा एक लॉजिकल थॉट दो कि ये A- अगर बनेगा, A- तो न्यूट्रल A की अपेक्षा कम स्टेबल होगा। अगर वो ऐसा हो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता तो वो बनता ही नहीं। A- ए वेरी अनस्टेबल विल नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है ना। और अगर A- को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी कहीं से मिलेगी तो वो बन जाएगा, और ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही होगी तो वो H+ को बड़ी आसानी से जाने देगा कि भाई तुम जाओ, मेरे पास स्टेबिलिटी के फैक्टर्स हैं। क्यों? और जो एसिड ज्यादा आसानी से H+ बनाएगा वही एसिड स्ट्रांग होगा। क्यों? स्ट्रांग एसिड फॉर्म्स H+ मोर इन अमाउंट, गेटिंग। और H+ ज्यादा कब बनेगा? जब ये A उसको छोड़ेगा। और A कब छोड़ेगा? जब उसके खुद के पास अपने स्टेबिलिटी के फैक्टर्स होंगे। यानी स्टेबल एनायन बनाने वाला एसिड स्ट्रांग होता है, ये नारा है, ठीक है ना। लिख लो इस बात को। स्ट्रांग एसिड मतलब हमारा जो वर्किंग एरिया होगा वो यही होगा। मतलब हम इसी लॉजिक पर काम करेंगे कि जिस एसिड को कंपेयर करना है दूसरे एसिड से, तो दोनों एसिड से H+ निकालकर और एनायन बनाकर देख लो किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। स्ट्रांग एसिड्स फॉर्म स्टेबल एनायन। स्ट्रांग एसिड्स फॉर्म स्टेबल एनायन, यही हमारा नारा होगा, ठीक है ना। स्ट्रांग एसिड्स फॉर्म स्टेबल एनायन। बात समझ में आ रही है? स्ट्रांग एसिड जो है वो स्टेबल एनायन बनाते हैं। क्लियर होगी बात? अब जरा देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किन बातों पे निर्भर करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन
stability of anion depends on first electronegativity. Electronegativity of what? Electronegativity of that atom which bears the negative charge. जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ negatively charged atom is more, if electronegativity is more, stability of anion will be more. Stability of anion will be more. ठीक है ना. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जिस पर नेगेटिव चार्ज है. और ये जो रूल है ना वो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये काम आता है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये रूल यहां पर वैलिड है. जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द स्टेबिलिटी. तो इधर की ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही हो जाएगा. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो? CH3 माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा NH2 माइनस, और NH2 माइनस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा OH माइनस, और F माइनस इसमें सर्वाधिक स्टेबल हो जाएगा. तो अगर आपसे कहा जाए K वैल्यू का ऑर्डर बनाओ, तो क्या मैं ऐसे कहूं कि क्या HF सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद H2O होगा, फिर उसके बाद अमोनिया होगा, और फिर उसके बाद मीथेन होगा. क्यों बोलो क्यों? सभी में से H+ निकाल लो और एक H+ निकालने के बाद नेगेटिव आयन बन जाएगा. जिसका एनायन सर्वाधिक स्टेबल होगा वही सर्वाधिक एसिडिक होगा इन चारों में से. तो बोलो किसका एनायन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? F माइनस, O माइनस, N माइनस या C माइनस? F माइनस. तो वही HF ही सबसे ज्यादा एसिडिक निकलेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर्म स्टेबल एनायन, यही नारा है. ठीक है ना. तो लेकिन एनायन की स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है? पहली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम व्हिच बियर्स द नेगेटिव चार्ज. जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा. बात समझ में आ रही है? आपको तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पर भी निर्भर करती है. परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है ना. एक चीज और देखो, दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज. साइज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज. जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उस एटम के साइज की बात हो रही है. ठीक है ना. इफ साइज इज मोर, स्टेबिलिटी विल बी मोर. स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात चल रही है भाई. If size is more, stability will be more, and this rule is applicable in a group from top to bottom. ठीक है ना. This rule is applicable in a group from top to bottom. अच्छा, जब कभी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो साइज को प्रीफरेंस दी जाएगी. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एसिड्स बनाए HF, HCl, HBr, HI. तो बोलो ऊपर से नीचे क्या ये K का इंक्रीजिंग, क्या K इंक्रीज हो रहा है? क्यों बढ़ रही है एसिडिक स्ट्रेंथ? साइज ज्यादा होने से क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ गई. और जो एसिड स्टेबल एनायन बनाएगा उसका वो ज्यादा स्ट्रांग होगा. कारण क्या है? कारण ये कि I माइनस की स्टेबिलिटी Br माइनस से ज्यादा है,
Br माइनस की स्टेबिलिटी Cl माइनस से ज़्यादा है और Cl माइनस की स्टेबिलिटी F माइनस से ज़्यादा है। सर्वाधिक स्टेबल एनायन बनाने वाला एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा जो दिए हुए एसिड्स हैं उनमें से। बात समझ में आ रही है? स्टेबल एनायन बनाने वाला एसिड स्ट्रांग होगा, यही नारा है। अब एनायन की स्टेबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करती है? हम लोगों ने कहा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो अगर एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट हों जिन पे नेगेटिव चार्ज है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल से निकाल लेंगे। एक ही ग्रुप के एलिमेंट हों तो हम साइज से निकाल लेंगे, या फिर और भी बातें हैं, जैसे कि एक और फैक्टर है रेजोनेंस, या ऐसे लिख लो प्रेजेंस ऑफ EWG। डू यू नो व्हाट इज EWG? EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब कौन से ग्रुप? -M -I इस नेचर के, या केवल -I वाले, या केवल हाइपर कंजुगेशन वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। आपको तो पता है कि एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर EWG की प्रेजेंस होगी तो, ठीक है ना? प्रेजेंस ऑफ EWG इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। क्यों लिख दूं ऐसे? इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यानी हम ये कह सकते हैं अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? नहीं, जब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब EWG की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ EWG K वैल्यू इंक्रीजेस। क्यों? इसका मतलब तो यही हुआ ना, EWG की प्रेजेंस में K वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर ERG की प्रेजेंस में क्या होगा? मतलब जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। सिंपल सा फंडा है। वेरी गुड, लिख लो। तब एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होगी दिए हुए एसिड्स की तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे क्या कि हम उसका एनायन बनाकर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए केशव तुझे समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हमें pK वैल्यू वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो हमने दो एसिड लिए CH3COOH इट इज फर्स्ट और CH2FCOOH ये है सेकंड। अब अगर हमसे कहा जाए कि इनका K ऑर्डर क्या है? तो क्या करो बोलो? इसमें से H+ निकाल दो। इसमें से H+ निकालोगे तो जो एसिड बनेगा वो होगा एक एसीटेट आयन, राइट? इसमें से H+ निकालोगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, एसीटेट आयन को ऐसे लिख देता हूं, मतलब इसमें रेजोनेंस हो रही है, ठीक है ना? इक्वल RS बन रहा है, 2 इक्वल RS। इसमें भी ये फ्लोरो एसीटेट आयन हो जाएगा, क्यों? और इसमें भी इक्वल RS हो रही है। तो जहां तक रेजोनेंस स्टेबिलिटी का सवाल है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी प्राप्त हो रही है, लेकिन F का -I इसको एडिशनल स्टेबिलिटी दे रहा है। क्या कहते हो? तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल एनायन हो जाएगा तो ऊपर लिखे हुए एसिड्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। तो हम लिख देंगे कि Ka का ऑर्डर है सेकंड मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट। दैट्स इट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमने आंसर निकाल लिया? क्या हमें Ka वैल्यू की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अगर मान लो उन्होंने पूछा Ka वैल्यू किसकी ज्यादा है, बता देंगे इसकी ज्यादा है। pK वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो कमजोर वाले की। अच्छा, कितनी है ये पूछा नहीं जाता। अगर 2 Ka वैल्यूज लिखी होती और आपसे कहा जाता भाई कौन सी वैल्यू किसकी है, तो बता देते। जो बड़ी वाली वैल्यू होती Ka वैल्यू, वो इसकी होती। कितना सिंपल है यार ये, ठीक है ना? मतलब ये हद है, मतलब ये दिस इज टू मच, आई टेल यू। अगर मैं ऐसे लिखता CH3COOH और फिनॉल, मतलब ये है, ये RCOH लिख दूं, R कोई भी सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है फिनॉल। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, फर्स्ट या सेकंड?
तो हमें इसका लॉजिकल आंसर देना है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, अगर हम एसिड में से H+ निकालेंगे तो मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन, और कार्बोक्सिलेट आयन की 2 इक्वल RS मिलने वाले, 2 इक्वल RS, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जबकि अगर हम फिनॉल में से H+ निकालेंगे तो हमें मिलेगा O-, ठीक है ना, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, राइट, फिनॉक्साइड आयन। और इसमें से कितने RS मिलने वाले हैं, क्या हमें पता है ये सब? हम तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना बेटे। तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O- और ये हो जाएगा। अगर हम इसको इधर लाएं तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? हम तो रेजोनेंस जानते हैं, ये सब जानते हैं। ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसको यहां ले आए तो ये इधर आ जाएगा। 5 RS मिलने वाली है हम लोगों को। लेकिन मैंने एक बार आपको बताया था कि इक्वल RS इज मोर इंपॉर्टेंट एज फार द स्टेबिलिटी इज कंसर्न एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोर नंबर ऑफ RS। क्या एक बार हमारी ऐसी वार्ता हो चुकी है? तो हालांकि फिनॉक्साइड में 5 RS मिलते हैं, 5 RS, ठीक है ना, लेकिन इक्वल RS का केस ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि इस 5 RS में से 3 तो ऐसे हैं जो हाईली अनस्टेबल हैं, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी का लॉस भी हो गया, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी का लॉस भी हो गया, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे कि 2 इक्वल RS इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is more stable. So K वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी? फर्स्ट की, राइट। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर बेंजोइक एसिड, अगर हम बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन कर लेते, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अगर हम बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन कर लें तो K वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी? फर्स्ट की, क्योंकि -I का इफेक्ट भी तो आएगा ना, फर्स्ट की K वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है बोलो? मैं यहां पर लिखता हूं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद वन एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्यों लिख दूं ऐसे? मैं यहां पर एक नोट लिखता हूं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर than aliphatic carboxylic acids with an exception of formic acid, ठीक है ना। आपको तो पता है कि अगर K वैल्यू आप देखें, मतलब K फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अगर pKa की बात करें तो फॉर्मिक एसिड का pKa है 3.7, बेंजोइक एसिड का pKa है 4.2 और एसिटिक एसिड का pKa है 4.7, ठीक है ना, विद एन एक्सेप्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। एक आध एक्सेप्शंस और हैं। फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? अगर K वैल्यू की बात करें तो। लेकिन अगर इसी एसिटिक एसिड पर एक Cl लगा देना तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। pKa वैल्यू
आप तो जानते हो ये है 3.7 और ये है 2.86, नहीं प्लस में ये 3.7 है, ये 4.7 है और ये है 2.86। तो ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, क्यों? यहां से CH3 बढ़ा तो प्लस आई बढ़ गया, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई। लेकिन साथ में भाई एक प्लस आई ग्रुप भी बढ़ाया आपने, एक Cl भी बढ़ाया, तो आप लॉजिक कैसे लगाओगे इसमें कि किसका इफेक्ट ज्यादा रहा? तब तो pKa वैल्यू के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। याद रखना पड़ेगा, NCERT ने भी ये दे रखा है। एक बार जेई ने भी पूछा है इसको। अच्छा, बोर्ड्स में ये पूछे जाते हैं ये सब सवाल। अगर हम लोग केवल सिंपल एसिड के पूरे खानदान को देखें, जैसे ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, राइट, प्रोपेनोइक एसिड है, या ब्यूटेनोइक एसिड है, तो आप किसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बताओगे? देखो यहां पर प्लस आई आ गया तो डोनर आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। यहां पर प्लस आई और भी बड़ा आ गया, यहां पर प्लस आई और भी ज्यादा बड़ा आ गया। तो अपने खानदान में सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो यही है, फॉर्मिक, ठीक है ना। अगर हम के ऑर्डर की बात करें, अगर हम के वैल्यू की बात करें या के ऑर्डर के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो फॉर्मिक सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड पर एक एक हाइड्रोजन हटाकर एक एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बोलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे ज्यादा फोर्थ हो जाएगा। क्यों? बोलो क्यों? ज्यादा माइनस आई हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम के वैल्यू का ऑर्डर निकालें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग इसमें से फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा? इस बार Cl ही लगा रखा है, लेकिन दूरी घटती जा रही है, COH के करीब आती जा रही है। थर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आई सबसे ज्यादा यहीं पर इफेक्टिव होगा। तो के वैल्यू ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम। इसमें के ऑर्डर बनाओ, थर्ड हो जाएगा। थर्ड नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है? ये तो sp3 कार्बन है ना, रिपेल भी करते हैं तो क्या हुआ, वो तो माइनस आई लगाएगा। हो जाएगा, थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड। हो जाएगा भाई। इन दोनों में बोलो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? पहला ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों?
हाँ, ये प्लस आई जो दूर है वो नजदीक है, ठीक है ना। तो के ऑफ फर्स्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू सेकेंड। बात समझ में आ रही है? सल्फोनिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप सल्फोनिक एसिड में से एनायन बनाएं तो एक एनायन ये बनेगा जिसमें रेजोनेंस होगी, तो रेजोनेंस के बाद इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो भी बना रहा हूं मैं। ऐसे हो जाएगी हैं? क्या इसमें 3 इक्वल आरएस बन रहे हैं? क्यों साहब? तो 3 इक्वल आरएस वाला केस ज्यादा स्टेबल होगा या 2 इक्वल आरएस वाला केस? 3। और ये सल्फोनिक एसिड का एनायन था, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन भी बना लो। कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन में जब रेजोनेंस होगी तो 2 इक्वल आरएस बनेंगे। तो ये 2 इक्वल आरएस बनेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन निकला? फर्स्ट वाला। तो इसलिए अगर के वैल्यू का ऑर्डर बनाओगे तो सल्फोनिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा, ठीक है। नोट करो, समझ में तो आ रहा है ना बेटा? चलो इथेन, इथीन और इथाइन, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। हाँ, या तो एक काम कर लो कि आप एनायन की स्टेबिलिटी देख लो। इसका जो एनायन बनेगा, अगर हम एनायंस की बात करें, इसमें से एक H+ निकाल दो तो क्या एनायन बनेगा? CH2 माइनस। ये sp3 कैरेक्टर, sp3 हाइब्रिडेशन वाला है। इसका जो एनायन बनेगा वो कैसा होगा? sp2 वाला होगा ये, क्यों बेटा? और इसका जो एनायन बनेगा वो sp वाला होगा। तो बोलो, ज्यादा s कैरेक्टर होने पर इफ परसेंटेज s कैरेक्टर इज मोर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल बी मोर। क्यों? ये रूल है, ये हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एनायन है इसमें? तो ये मोस्ट स्टेबल एनायन है आउट ऑफ द गिवन वन, है, ठीक है ना। तो इसीलिए के का ऑर्डर क्या निकलेगा बोलो? थर्ड सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। एक और बात मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के विषय में। मैंने बताया था कि sp3 नाइट्रोजन और sp3 कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर कंपैरिजन करोगे तो नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। क्यों? sp2 नाइट्रोजन sp2 कार्बन की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग है। sp नाइट्रोजन sp कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। एक ही एक्सेप्शन है, क्या? एक एक्सेप्शन है, sp3 नाइट्रोजन और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर चेक करोगे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव निकलेगा। इसके अलावा कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना लो, ठीक है ना, कोई भी और कॉम्बिनेशन बना लो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है विद वन एक्सेप्शन। व्हेन नाइट्रोजन इज sp3 एंड कार्बन इज sp, then electronegativity of sp carbon is more as compared to the electronegativity of sp3 nitrogen. You understand boys? हैं? चलो जरा इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ऐसे कर रहा हूं कि HF है, CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, अमोनिया H2O, CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
और कोई कर दूं? ठीक है, छोड़ दो। इसमें आपको बताना है कि मतलब इसमें के का ऑर्डर बनाना है। तो के का ऑर्डर बनाते समय हम क्या करें बोलो? H प्लस का लॉस करा के एनायंस बना लो पहले। क्यों? एनायंस बना लो। ये F माइनस बनाएगा, ये CH3 CH2 माइनस बनाएगा, ये क्या बनाएगा बेटा? CH डबल बॉन्ड CH माइनस हो जाएगा, ये NH2 माइनस हो जाएगा, ये OH माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस। ठीक है ना? अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर बनाओ। सबसे ज्यादा F माइनस स्टेबल होगा ना, उसके बाद O माइनस, क्यों? उसके बाद ये N माइनस या C माइनस? C माइनस, SP वाला। वेरी गुड। बस ये इसी को बनाने के लिए मैंने ये एग्जांपल बनाया। फिर N माइनस, ठीक है ना? उसके बाद ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना? और सबसे कम स्टेबल इसमें से CH2 माइनस है। तो फिर K ऑर्डर ऊपर का बनाओ। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन एसिड है? HF। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बना हुआ एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद H2O। क्यों? कुछ हाँ ना कुछ बोलो। उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। उसके बाद फिर अमोनिया। उसके बाद फिर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही, जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आ जाएगा। कर दोगे? इसमें बस एक खास बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है sp कार्बन की स्टेबिलिटी, sp कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी NH2 माइनस की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। दिस इज एन एक्सेप्शन। प्रैक्टिस से फिर धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? जैसे बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है? भाई यहाँ पर ये माइनस आई आ गया, यहाँ पर माइनस आई और भी ज्यादा आ गया। और आपको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो अगर आप K का ऑर्डर बनाओगे तो क्या बनाओगे? थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है? मिथेनॉल और वाटर, सारे एल्कोहल वाटर से कमजोर, लेकिन मिथेनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चलो एल्कोहल्स में करता हूँ। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। यह है प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है ना? ये है सेकेंडरी एल्कोहल। और ये है टर्शरी एल्कोहल। ठीक है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, तो जरा सबका एनायन बना लो। ठीक है ना? यहां से I माइनस मिलेगा, इसको सॉरी ये प्लस I मिलेगा। तो आपको तो पता है एनायन को प्लस I मिले तो एनायन की स्टेबिलिटी घट जाती है, और यहां पर प्लस I ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना? यहां पर प्लस I क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मोर। ठीक है ना? और यहां पर और भी ज्यादा हो जाएगा। टर्शरी ग्रुप का प्लस I हाँ सबसे ज्यादा होता है एल्काइलो में, तो प्लस I मैक्सिमम हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना? तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन निकला इन तीनों में से? फर्स्ट, दिस इज मोर स्टेबल। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर हम K का ऑर्डर देखें एल्कोहल्स में, तो प्राइमरी एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शरी। इनमें कोई मिथेनॉल होता तो वो सर्वाधिक एसिडिक होता। क्यों? मिथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है।
कर लोगे ना? हो जाएगा भाई। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स लिख दूं, क्या मैंने आपको बता दिया कि एरोमेटिक में एक एग्जांपल और बता देता हूँ। एरोमेटिक एसिड जो है वो एलिफेटिक से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। देखो जैसे ये एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड और एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड में ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। अगर हम एल्कोहलों की बात करें तो फिनॉल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है किसी एल्कोहल से। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि फिनॉल को, हाँ एरोमेटिक है तो इसके फिनॉक्साइड आयन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। दिस इज रेजो स्टेबल। क्यों? और जबकि इसका जो एल्कोक्साइड आयन है इसको कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, उल्टा इसका प्लस आई है जो इसको कमजोर कर रहा है। So which anion is more stable? Resonance stabilized anion or simple anion? Resonance. So more stable anion will be formed from the more stronger acid, right? चलो मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक कलेक्शन लिखता हूँ, आप उसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में बता देना, ठीक है ना। एक एग्जांपल लिख देता हूँ, सबकी नंबरिंग भी कर दूंगा। ये है 1, राइट। ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, फिनॉल, ये 6 हो गया। ये नॉर्मल एल्कोहल है, देख लो ये फिनॉल नहीं है, इट इज एन एलिफेटिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों? मिथेनॉल 7, एक टर्शरी एल्कोहल लिख देता हूं, ध्यान रहे ये सेकेंडरी एल्कोहल है और मिथेनॉल है, और एक टर्शरी एल्कोहल लिख देता हूं 8, वाटर 9, राइट, अमोनिया 10, इथेन 11, इथीन 12, एसिटिलीन 30। बनाओगे? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? बताओ। 4 एरोमेटिक सल्फोनिक। उसके बाद फिर फर्स्ट। क्यों 5? 5 उसके बाद फर्स्ट। बेंजोइक से ज्यादा तो फॉर्मिक होता है, एक्सेप्शन है, ठीक है ना। फिर 3rd, फिर 1st, फिर 2nd। ऊपर वाली लाइन का हिसाब बन गया। नीचे आओ, सर्वाधिक कौन सा इसमें से? 6 है ना, फिनॉल। उसके बाद ये मैंने गलती कर दी ना, ये 8 है, सारे नंबर बदल गए भाई। 10 है, दिस इज 11, दिस इज 12, 13 एंड ये हो जाएगा 14। बोलो 8, फिर 7 सेकेंडरी एल्कोहल है, फिर नहीं हम लोगों ने गलती कर दी, वाटर तो इनसे पहले आएगा ना, 8 के बाद वाटर ही तो आ जाएगा। समझ नहीं रहे हो यार? मिथेनॉल, उसके बाद फिर वाटर, फिर दूसरे एल्कोहल्स है ना। 8 के बाद 10, उसके बाद तब 7, उसके बाद फिर 9, फिर अमोनिया। अमोनिया का लिख लेना 33 होता है पीके वैल्यू, ठीक है ना। अमोनिया होगा या 14 होगा? 14 होगा या 11? हाँ 14 फिर अमोनिया। दिस इज 25 पीके वैल्यू, दिस इज 33, 34 होता है ये ना, 33 होता है, 32, 33 होता है ये। कितना हो गया? 11, फिर 13, फिर 12। समझ में आई बात?